नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। तो इस विषय के अंतर्गत हम लोग पाठ्यक्रम 5 अध्ययन कर रहे हैं, जिसका कि शीर्षक है उपभोक्ता जागरूकता। और इसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में जो पाठ 17 था, उपभोक्ता के अधिकार एवं उत्तरदायित्व, उसके अंतर्गत हमने जाना कि उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार होते हैं जो कि उसको सरकार द्वारा दिए जाते हैं, और क्या क्या उसके उत्तरदायित्व होते हैं, किन चीजों का उसको ध्यान रखना होता है अपनी तरफ से। ठीक है ना, क्या क्या दायित्व उसको निभाने पड़ते हैं। तो ये सब चीज हमने पिछले जो वीडियो थे उसमें जाना था। आज हम लोग पाठ 18 प्रारंभ करेंगे, जिसका कि शीर्षक है उपभोक्ता संरक्षण। अभी तक हम बात कर रहे थे कि उपभोक्ता के अधिकार क्या है, उसका उत्तरदायित्व क्या है। आज हम इस जो पाठ है उसके अंदर पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उपभोक्ता को संरक्षण देने के लिए कौन कौन से कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं, उपभोक्ता को संरक्षण देने की, उपभोक्ता को प्रोटेक्ट करने की, उपभोक्ता के प्रोटेक्शन की क्यों आवश्यकता है, ये हम लोग जानेंगे। तो इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले मैं एक बार फिर आपके साथ अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा, जो कि है 7895860757। तो आप लोग इस पाठ से संबंधित, इस विषय से संबंधित या किसी अन्य विषय से संबंधित कोई भी अपनी जो प्रॉब्लम है वो हमारे साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर साझा कर सकते हैं। हम लोग आपकी जो समस्या है उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ आप लोगों से फिर एक बार अनुरोध है कि आप लोग अपने साथियों, अपने जानने वालों, ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनके साथ हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं उपभोक्ता संरक्षण के अर्थ के साथ। मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्या मतलब होता है और क्यों ये जरूरी होता है। तो उपभोक्ता जो होता है वो अगर अपने जो अधिकार हैं उनको नहीं जानता है, अगर उनको उनके बारे में उसको पता नहीं है, वो उनसे अवगत नहीं है, तो उसको नुकसान होने की जो संभावना है वो ज्यादा रहती है। ठीक है, उसको हानि की आशंका कहीं ज्यादा होती है। एक ऐसा उपभोक्ता जिसको अपने अधिकार प्राप्त हैं, उसको पता है कि वो किस किस चीज से उसको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, तो वो उनको जानने के कारण अपने नुकसान को कम कर सकता है। ठीक है ना, या फिर कई बार दूर भी कर सकता है, उसको नुकसान होने की संभावना नहीं रहती है कई बार। ठीक है, तो इसलिए अधिकारों के साथ अवगत होना बहुत जरूरी है। इसलिए उपभोक्ता का हित सुरक्षित करने के लिए ये महसूस किया गया कि वस्तुओं और सेवाओं के विक्रेता की मनमानी से, जो वो कुछ मनमानी कर सकते हैं बेचने वाले विक्रेता जो हैं, उससे आम आदमी को बचाने के लिए और उसकी मदद करने के लिए कुछ उपाय आवश्यक है। अधिकारों के साथ साथ कुछ ऐसे उपाय करने जरूरी हैं जिससे कि उनके हित सुरक्षित हो पाए। ठीक है ना, उपभोक्ता का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण इसी तरीके से पिक्चर में आया। तो उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ है व्यापार से जुड़ी जो बुराइयां हैं, जो व्यापारी जो गलत तरीकों का उपयोग करते हैं, ऐसी अनियमितताओं से आम उपभोक्ता के हित की रक्षा, उसके लिए जो कदम उठाए जाते हैं उनको हम उपभोक्ता संरक्षण कहते हैं। ठीक है ना, तो उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ है व्यापार से जुड़ी अनियमितताएं मतलब बुराइयां या गलत काम जो होते हैं, उससे आम उपभोक्ता के हित की रक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदम या आवश्यक उपाय, ये है उपभोक्ता संरक्षण। तो उपभोक्तावाद जैसे एक आंदोलन होता है, उसी प्रकार से उपभोक्ता संरक्षण को भी एक आंदोलन माना जा सकता है, एक मुहिम माना जा सकता है, क्योंकि सभी उपभोक्ताओं का, जो सभी आम उपभोक्ता हैं, उनके हितों की रक्षा के लिए कदम है। ठीक है ना, तो जो उपभोक्ता होते हैं, जो एक आम उपभोक्ता होता है, उसको अपने जो दैनिक जीवन है या जो जब भी वो खरीदता है सामान, बेचता तो नहीं है, तो उस समय उनको किस किस प्रकार की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, उनकी समस्याओं का स्वरूप क्या होता है, वो एक एक करके हम जानेंगे। जो है मिलावट, नकली चीजों की बिक्री, नाप तोल के गलत पैमानों का इस्तेमाल, जाली माल की बिक्री, जमाखोरी व काला बाजारी, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद करने वालों को कभी कभी बिक्री की पूर्व शर्तों भी दी जाती हैं, वो भी एक ऑप्शन है। ऐसे ही बिना कोई अतिरिक्त मूल्य उपहार, भ्रमात्मक विज्ञापन, हल्के स्तर के उत्पादों की बिक्री। ठीक है ना, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है मिलावट। तो ये बहुत ही एक कॉमन सी चीज है, ये आप लोगों को अधिकतर पता ही होगा
बेची जा रही वस्तु में उससे घटिया क्वालिटी की चीज मिला देना कहलाता है मिलावट। ठीक है ना। आपको एक सामान बेच रहा है आपको विक्रेता, उस सामान के अंतर्गत अंतर वो कुछ उससे कम क्वालिटी का सामान आपको मिला के दे देता है। आप तो पैसा दे रहे हो अच्छी क्वालिटी के लिए, ठीक है ना, लेकिन आपको माल मिल रहा है घटिया क्वालिटी का, कम कम अच्छी क्वालिटी का। ठीक है ना। तो इससे क्या है, आपको नुकसान हो रहा है। ये भी एक अनियमितता है, व्यवसायी द्वारा या विक्रेता द्वारा की गई एक अनियमितता है, एक गलत प्रैक्टिस है। इस तरह की मिलावट अनाज, मसालों, चाय की पत्ती, खाद्य तेलों और पेट्रोल में की जाती है। ठीक है ना। अभी अगर आजकल आप अखबार पढ़ते होंगे तो एक बहुत जो प्रोमिनेंट, मतलब एक जो एक मुद्दा इस समय चल रहा है, एक इशू चल रहा है, वो चल रहा है शहद में मिलावट से। तो शहद में मिलावट के अंतर्गत क्या आ रहा है आजकल कि इसमें लोग चीनी का सिरप या कॉर्न सिरप भी आ रहा है। ठीक है ना। कॉर्न सिरप भी वो लोग चीन मतलब चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको शहद के अंदर मिला रहे हैं। तो एक जो CSE है, उस एक संस्था है दिल्ली में, उसने कुछ ब्रांड के जो सैंपल लिए, उसमें उसने देखा तो केवल 3-4 ब्रांड जो थे वो ऐसे मिले जिसमें कि कोई भी इम्प्योरिटी नहीं थी, कोई भी अशुद्धता नहीं मिलाई गई थी। और अधिकतर जो 10-12 ब्रांड थे उन सब में, जो बड़े बड़े ब्रांड हैं उनमें, उनको जो चीनी का सिरप है या कॉर्न सिरप है उसकी मिलावट पाई गई। तो इस प्रकार की मिलावट एक आम बात है। ठीक है ना। ये अधिकतर खाद्य पदार्थों में इस प्रकार की मिलावट की जा रही है। तो इसको बोलते हैं मिलावट। ये मिलावट कायदे में नहीं होनी चाहिए। अगला है नकली चीजों की बिक्री। नकली चीजों की बिक्री से क्या मतलब है, असली उत्पाद के बदले उपभोक्ताओं को ऐसी चीज की बिक्री करना जिसकी कोई खास कीमत नहीं है। ठीक है ना। मतलब ओरिजिनल प्रोडक्ट ना देके डुप्लीकेट प्रोडक्ट देना। ये अक्सर जो दवाइयां होती हैं उनके केस में ये बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। ठीक है ना। हमारे इंडिया में भी बहुत बड़ी मात्रा में फेक ड्रग्स बिकती हैं। ठीक है। ऐसा अक्सर दवाओं और स्वास्थ्य रक्षक उत्पादों के साथ होता है। मतलब दवा तो आप ले रहे हैं अपने ठीक होने के लिए, लेकिन वो कई बार असर नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि वो नकली होती है। उस वो मतलब वो दवा ना होके कुछ और ही कोई आपको गोली दे देंगे जो कि किसी प्रकार का कोई असर आपके शरीर पर नहीं करेगी। ठीक है ना। तो वो असली उत्पाद के बदले ऐसी चीज आपको दे रहे हैं जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। ठीक है ना। उसमें कोई सॉल्ट ही नहीं है, कोई दवाई ही उसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ये सब है नकली चीजों की बिक्री। ऐसा ही है नाप तोल के गलत पैमानों का इस्तेमाल। आपने देखा होगा अक्सर कई बार जो पहले यूज होते थे तराजू, उसमें लोग गड़बड़ कर देते थे। ठीक है ना। उसी प्रकार की गड़बड़ अभी भी जो इलेक्ट्रॉनिक जो कांटे आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल होते हैं, उसमें भी कर दी जाती है। तो व्यापारियों द्वारा अपनाया जाने वाला ये एक और अनुचित तरीका है, गलत तरीका है, जिसमें कि जो नाप तोल के इक्विपमेंट्स होते हैं, जो जो यंत्र होते हैं जिनको कि नाप तोल के लिए यूज किया जाता है, उसके अंदर वो लोग गड़बड़ी कर देते हैं। और उसकी मदद से आप मांगते तो जितना आपको माल मिलना चाहिए उतना माल वो देते नहीं है। अगर आप 10 किलो सामान खरीदने गए हैं तो वो 10 किलो की जगह केवल आपको 9.5 किलो दे रहे हैं। ठीक है ना। तो एक गलत तरीका है। तोल कर बिकने वाली चीजें जैसे सब्जी, अनाज, चीनी और दालें, या नाप कर बेची जाने वाली चीजें जैसे कपड़े या सूट पीस वगैरह, कभी कभी वास्तविक तोल या नाप से कम पाई जाती हैं। ठीक है ना। कई बार आप इसको काउंटर चेक करते हैं तो आपको वो कम मिलती है। ठीक है। तो ये बाट में भी गड़बड़ कर सकते हैं, तराजू के अंदर गड़बड़ कर सकते हैं, कुछ भी गड़बड़ वो जो व्यापारी हैं वो कर देते हैं। ठीक है। तो ये है नाप तोल के गलत पैमानों का इस्तेमाल। अगला है जाली माल की बिक्री। तो जाली माल क्या होता है? काउंटरफीट। मतलब एक एक असली जो ब्रांड है उसके नाम पर एक नकली ब्रांड, मतलब नकली सामान बेच देते हैं लोग। ठीक है ना। जाली, उसमें जाली स्टिकर लगा के आपको दे देंगे। यानी चीजों पर जिस बेहतर क्वालिटी का निशान दिया गया है वास्तव में सामान का उसके अनुरूप ना होना। ठीक है ना। आपको किसी एक बड़े ब्रांड का जूता उन्होंने दे दिया, उसमें खाली एक टैग लगा रखा है बड़े ब्रांड का, हालांकि वो जूता उस ब्रांड का नहीं है। ठीक है ना। तो वो क्या है? जाली माल है। या जैसे स्थानीय तौर पर बनाई गई चीजों को भी विदेशों से आयातित बताकर ऊंचे दाम पर बेचना। मतलब आप बता रहे हैं ये इम्पोर्टेड है, बल्कि इम्पोर्टेड है नहीं, वो आपने लोकली बनाई है। ठीक है ना। तो आयातित चीजें अक्सर बेहतर समझी जाती हैं। जो इम्पोर्टेड चीजें होती हैं उनको अक्सर लोग बेहतर समझते हैं कि हाँ भाई विदेश में बन के आई हैं तो ज्यादा बढ़िया होगी। ठीक है ना। लेकिन वो बनी कहाँ पर होती हैं? लोकली बनी होती हैं और आपको बेची जाती हैं विदेशी बताकर। तो ये भी एक गलत प्रैक्टिस है। जैसे आप ये एक फेमस ब्रांड का जो आता है फेयरनेस क्रीम आती है, गोरा करने की क्रीम जो जिसको बोलते हैं,
तो उसके अंदर जो ब्रांड है वो तो मेन ये है, लेकिन उसको नकली नामों से, ऐसे ये नाम दिखा रखा है या फिर ये नाम दिखा रखा है, मतलब उसका पोस्टर आपको बिल्कुल वैसा ही लगेगा और लेकिन वो चीज़ वो वैसी होगी नहीं। ठीक है, तो आपको जाली माल थमा दिया। ठीक है ना। अगला है जमाखोरी व काला बाजारी। अब जमाखोरी और काला बाजारी बहुत बड़ी मात्रा में जो हमारा समाज है उसमें की जाती है व्यापारियों द्वारा। जब कोई आवश्यक वस्तु खुले बाजार में उपलब्ध नहीं कराई जाती है और जानबूझकर व्यापारी इसे गायब कर देते हैं तो इसे जमाखोरी कहा जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए चावल है, चावल का उत्पादन बहुत सही ढंग से हुआ है, ठीक है ना, काफी बड़ी मात्रा में माल है, लेकिन व्यापारियों ने क्या किया, उसको अपने गोदामों में छुपा दिया, उसको बाजार में नहीं बेचा। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, बाजार में वो माल नहीं जा रहा है तो बाजार में उसके दाम बढ़ जाएंगे। अगर आप अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे तो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो अगर रिलेशन पढ़ेंगे तो अगर सप्लाई कम होगी तो उसका जो रेट है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार की हरकत को जमाखोरी कहते हैं, जहाँ पर कि वो माल को बाजार में जाने से रोक लेते हैं, अपने गोदामों में इसको गायब कर देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं जमाखोरी। और इसका उद्देश्य होता है उस चीज का कृत्रिम अभाव पैदा करना, मतलब उसकी कमी बना देना, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी उसकी प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है ना, उसका कृत्रिम अभाव मतलब उसकी कमी दिखा देते हैं, वो होता नहीं है, कृत्रिम है। ठीक है ना, आर्टिफिशियल है, तो उसकी आर्टिफिशियल उसकी कमी पैदा कर देंगे ताकि इसकी कीमत में उछाल लाया जाए। ठीक है, इस तरह से जमा किए गए सामान को चोरी छिपे जब वो बेचते हैं ऊंची कीमत पर, उसको बोलते हैं कालाबाजारी। अब इन्होंने अपने गोदाम में छुपा लिया था माल, अब चोरी छिपे इसको पिछले दरवाजे से ये लोग बेच रहे हैं और ज्यादा दामों पर बेच रहे हैं, तो ये चीज हो गई कालाबाजारी। जब गोदामों में छिपाया वो चीज है जमाखोरी, और जब वो गोदामों से छुपा छुपा के बेच रहे हैं चोरी छिपे तो उसको बोलेंगे कालाबाजारी। ठीक है। अगला है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद करने वालों को कभी कभी बिक्री की पूर्व शर्तों के रूप में कुछ अन्य वस्तुएं भी खरीदनी पड़ती हैं। मतलब आप एक बड़ी चीज कोई खरीद रहे हैं, टिकाऊ वस्तु मतलब जो आप एक बार में उपयोग नहीं करेंगे, काफी लंबे समय तक जो चलेगी, तो उसके साथ में वो कुछ चीजें आपको दूसरी टिका देते हैं। ठीक है ना, मतलब बेच देते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको एक शर्त पे बेचेंगे सामान, जब आप ये दूसरी चीज भी खरीदेंगे, या उनसे इस वर्ष का बिक्री के बाद सेवा शुल्क का अग्रिम भुगतान करने को कहा जा सकता है। ठीक है ना, मतलब एक्स्ट्रा कुछ ले लेंगे आपसे पैसा, वो उससे कहेंगे आपसे सर्विस टैक्स इसका दे दीजिए। ठीक है ना, सर्विस टैक्स एडवांस में दे दीजिए। तो इस प्रकार की जो प्रैक्टिसेस है वो आपने नए गैस कनेक्शन के साथ गैस स्टोव की बिक्री के रूप में सुना होगा, और आपने सुना होगा, मैंने तो ये खुद महसूस भी किया है। मैंने एक बार गैस का सिलेंडर लिया तो उसके साथ साथ मुझे जो डीलर था उसने गैस का चूल्हा भी बेचा, और मैंने उसको मना किया कि भाई मेरे को ये गैस का चूल्हा नहीं चाहिए, मैं खुद ले लूंगा, लेकिन उसने कहा मैं आपको सिलेंडर उसी शर्त पे दूंगा अगर आप मुझसे ये चूल्हा खरीद लेंगे। लेकिन मुझे इस चीज़ की जानकारी थी, तो मैंने जो कंपनी थी, जिस जिस गैस कंपनी का मैंने सिलेंडर लिया था, उसके अधिकारियों को शिकायत करी, और फिर वो जो व्यक्ति है जिसने मुझे बेचा था वो सिलेंडर जो अपना स्टोव था उसको वापस ले गया और मुझे उसका पैसा उसने वापस किया। ठीक है ना, तो इस तरीके की समस्याओं का सामना भी उपभोक्ता को करना पड़ता है। अगला है बिना कोई अतिरिक्त मूल्य लिए उपहार। इसमें क्या होता है, बिना कोई अतिरिक्त मूल्य लिए या कुछ चीजों को अगली खरीद पर उपहार प्राप्त करने के लिए कूपन देना। जैसे आप देख गए होंगे बाजार में, अपने कपड़े के शोरूम में आप माल ले गए, वहां पे आपको क्या देते हैं, कुछ कूपन्स दे देते हैं कि भाई ये कूपन जो है अगले महीने हमारी सेल आएगी, उसमें आप इन कूपन को उपयोग में लाइए। तो अब क्या है, आपको अगले महीने फिर आना पड़ेगा, उन कूपन्स को आपको यूज करना है, तो ठीक है ना। तो क्या होता है, इससे उपभोक्ताओं को उत्पाद खरीदने के लिए लुभाया जाता है, लालच दिया जाता है। ठीक है ना, और अक्सर बेची जा रही वस्तुओं का मूल्य बढ़ाकर ही उपहार दिए जाते हैं। मतलब जो आपको मूल्य उनको लेना चाहिए था उससे ज्यादा मूल्य आपसे वो लेते हैं और जबरदस्ती का उपहार आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। अगला है भ्रमात्मक विज्ञापन, मतलब ऐसे विज्ञापन जो कि आपको भ्रम में डालें। ठीक है ना, हाँ भाई हमारा ये कैप्सूल खाइए आपकी हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है, या हमारे इस स्कीम में पैसा डालिए आपके पैसे अगले दिन डबल हो जाएंगे। ठीक है ना, इस प्रकार के कई सारे भ्रमात्मक विज्ञापन या ऐसे मतलब आपको बेवकूफ बनाने वाले विज्ञापन आपने देखे होंगे। भ्रमात्मक विज्ञापनों के जरिए भी उपभोक्ताओं को छला जाता है। ठीक है ना, मतलब वो लोग विज्ञापन के माध्यम से झूठ फैलाते हैं, उनकी जो बातें हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। एक कैप्सूल खाने से किसी की हाइट नहीं बढ़ जाएगी,
ठीक है ना। हाइट बढ़ने का एक टाइम होता है, तो साइंटिफिकली एक उम्र के बाद हाइट बढ़ना कम हो जाता है। उसके बाद आप चाहे कैप्सूल खाएं, चाहे कितनी गोलियां खा लें, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ऐसे विज्ञापनों के जरिए भी उपभोक्ता को छला जाता है। ऐसे विज्ञापन किसी उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता यानी कि उसकी क्वालिटी अच्छी होने का दावा करते हैं और इस उत्पाद की या सेवा की उपयोगिता का झूठा आश्वासन भी देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के विज्ञापनों का सहारा भी व्यवसायी या जो विक्रेता हैं वो लेते हैं। अगला है हल्के स्तर के उत्पादों की बिक्री, यानी ऐसी वस्तुएं बेचना जो गुणवत्ता के घोषित स्तर, मतलब जो क्वालिटी होनी चाहिए उसके स्तर को, विशेषकर सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं होती। मतलब उनमें सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका ध्यान नहीं रखा जाता है, यानी कि बहुत खतरनाक है वो चीजें। ऐसे उत्पादों में प्रेशर कुकर, स्टोव, बिजली के हीटर या टोस्टर, रसोई गैस सिलेंडर, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ना, ये बहुत डेंजरस हो सकती हैं। प्रेशर कुकर फटने की आपने घटनाएं कई सारी देखी होंगी, गैस सिलेंडर फटने की भी देखी होंगी, बिजली के हीटर के कारण शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, ठीक है ना। टोस्टर में भी कई बार आग लग जाती है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं इनका एक क्वालिटी, एक स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है। अगर वो एक स्टैंडर्ड के नहीं हैं तो वो आपके लिए घातक हो सकते हैं, क्योंकि वो सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो हल्के स्तर के उत्पाद हैं उनकी बिक्री कायदे में तो विक्रेताओं को नहीं करनी चाहिए। इनका एक स्टैंडर्ड होता है, एक ISI मार्क होगा उसके अंदर लगा हुआ, जिसके की आधार पर आपको वो वस्तु खरीदनी चाहिए, ठीक है ना। अन्यथा ऐसी वस्तुओं को आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकती हैं। अगला है उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता। अब हमने इतनी चीजें तो देखी कि क्या क्या समस्याएं आदमी को आ सकती हैं। तो क्या होता है, व्यवसाय में अक्सर गलत और अनुचित तरीके जो व्यापारी हैं वो अपनाते हैं, और उनसे बचने में आम उपभोक्ता की लाचारी के कारण क्या होता है, जो उपभोक्ताओं के हित हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए उपायों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आम उपभोक्ता इतने जागरूक नहीं होते हैं। तो क्या होता है, इसमें इसमें कोई शक नहीं है कि सेवाओं में कमी या खराब वस्तु की वजह से होने वाले नुकसान या हानि से स्वयं को बचाना एक उपभोक्ता का मूलभूत अधिकार है, ठीक है ना। लेकिन कई बार अज्ञानता के कारण, नई चीजें समझ में आने के कारण, ठीक है ना, इन सब की कमी के कारण उपभोक्ता अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग बात करें तो एक उपभोक्ता के रूप में हम सबको बाजार में उपलब्ध एक वस्तु के विभिन्न प्रकारों में से अच्छी किस्म की वस्तु चुनने का अधिकार तो होता है, लेकिन हम क्या होता है, भ्रामक या भ्रमात्मक विज्ञापनों के चक्कर में पड़ जाते हैं और उसकी वजह से सही चुनाव करने में असफल होते हैं, और अक्सर क्या करते हैं, हल्की गुणवत्ता की या कम गुणवत्ता की चीजें खरीद लेते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ परिस्थितियों में तो हम बिल्कुल लाचार हो जाते हैं, जैसे दवा की गोलियों की जो पट्टियां होती हैं उस पर हम उसका एक्सपायरी डेट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना, और हम गलत, मतलब जो एक्सपायर हो चुकी दवाइयां भी ले लेते हैं, उनका उपयोग करते हैं और बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है ना। और फिर हम दावा करने जाते हैं तो पता चला हमने अपना अधिकार तो पता है, लेकिन उत्तरदायित्व के कारण जो होता है हमारा कि हमें उसका बिल लेना चाहिए, हमने बिल लिया नहीं है, अब क्या करें, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारी समस्याएं हमको आ सकती हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। तो व्यवसाय में अपनाए जाने वाले गलत और अनुचित तरीके तथा उनसे बचने में आम उपभोक्ताओं की लाचारी के कारण ही उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित करने के उपायों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। इसमें कोई संदेह नहीं कि सेवाओं में कमी या खराब वस्तु की वजह से होने वाले नुकसान या हानि से स्वयं को बचाना एक उपभोक्ता का मूलभूत अधिकार है, जैसा हमने भी बात की थी, ठीक है ना। लेकिन इसके बावजूद भी अज्ञानता और जागरूकता के अभाव के कारण उपभोक्ता अपने अधिकारों को इस्तेमाल नहीं कर पाते, ठीक है ना। कुछ परिस्थितियों में वो बिल्कुल लाचार हो जाते हैं, ठीक है ना। कई बार तो ऐसा होता है कि हम अपनी ही कुछ निराधार मान्यताओं की वजह से ठगे जाते हैं। जैसे हम सोचते हैं कि भाई महंगा सामान लेंगे तो वो बहुत बढ़िया होगा, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार महंगी वस्तुएं भी घटिया निकलती हैं, अच्छी गुणवत्ता की नहीं होती, ठीक है ना। तो ऐसा कोई हमको अपनी निराधार मान्यताएं नहीं बना लेनी चाहिए कि भाई ऐसा महंगा है ये तो वो अच्छा ही होगा, ठीक है ना। तो और कई वस्तुओं के निर्माता प्राय पैकिंग पर गुणवत्ता का स्तरीय प्रमाणिकता का मानक ISI जैसा चिन्ह लगा तो देते हैं, ठीक है ना, जो कि क्या होना चाहिए, ISI का चिन्ह तभी लगना चाहिए जब सही कड़ी जांच परख हो जाए, ठीक है ना, उसके बाद ही लगा जाना
होता है, मतलब जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है उसमें यही होना चाहिए कि पहले पूरे क्वालिटी चेक होनी चाहिए, उसके बाद ISI का सर्टिफिकेट लगना चाहिए। लेकिन लोग कई बार ऐसा नहीं करते हैं और कई बार गलत तरीके से ISI का मार्क भी उपयोग में ले आते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उपभोक्ताओं को वस्तुओं के त्रुटिपूर्ण यानी कि खराब होने या सेवा में कमी होने की स्थिति में उपचार के रूप में अपने लिए सुलभ उपायों की सही जानकारी तक नहीं होती। उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या करें, उनके पास क्या क्या उपाय हैं। ठीक है ना, तो इस सब के लिए उपभोक्ता संरक्षण की बहुत आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, इन सब को ही करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है। ठीक है ना, ताकि जो आर्थिक नुकसान हो रहा है या उनके जो स्वास्थ्य के लिए जो चीजें हानिकारक हैं उनसे वो लोग बच पाएं। ठीक है ना, अब है उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े पक्ष। ठीक है ना, तो उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े पक्ष कौन कौन से होते हैं? उपभोक्ता, व्यापारी और सरकार, ये तीनों ही पक्ष इसके अंदर होते हैं। अब इनके जो ये पक्ष हैं तीनों, ये क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में इसके अंतर्गत आपके जो पार्ट है उसमें बात की गई है। ठीक है ना, तो प्रभावी उपभोक्ता संरक्षण के लिए आवश्यक है कि तीनों पक्षों यानी कि उपभोक्ता, ठीक है ना, व्यापारी और सरकार को इसमें सम्मिलित किया जाए। ठीक है ना, ये तीनों का जो सहयोग है वो इसके लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उपभोक्ता की। तो स्वयं सहायता सर्वोत्तम सहायता है। ठीक है ना, तो आपको और हमको पता है कि अपनी अगर हम हेल्प करते हैं तो वही सबसे बड़ी हेल्प होती है। ठीक है ना, तो स्वयं की सहायता सर्वोत्तम सहायता होती है। इसलिए उपभोक्ताओं को जहां तक संभव हो सके अपने हितों का खुद ध्यान रखना चाहिए। उनको व्यापारियों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। अपनी अकल लगा के चीज के बारे में पूरी जानकारी जुटानी चाहिए। ठीक है ना, और अपने अधिकारों को उसको कैसे इस्तेमाल करना है, अपने अधिकारों को, इन सब चीजों के बारे में जानना चाहिए। उनके क्या उत्तरदायित्व हैं इसके बारे में उनको पता रहना चाहिए ना। ठीक है, कई सारी जगह आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। कई सारी जगह जब आप सामान खरीदने जाते हो तो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको ब्रोशर्स दिए जाते हैं। तो उन सब का अध्ययन करके आप पूरा ठोक बजा कर ही सामान को खरीदना आपको चाहिए। अगला है व्यापारी। तो व्यापारी क्या है? व्यापारियों द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। व्यापारी द्वारा किस किस चीज का सम्मान किया जाना चाहिए? व्यापारियों के द्वारा उपभोक्ता के अधिकारों का पूरा सम्मान होना चाहिए। ठीक है ना, उन्हें सही मूल्य पर उत्तम प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। जो गलत तरीके वो लोग अक्सर यूज करते हैं, अनुचित तरीके, उनकी रोकथाम के लिए व्यापारी संघों, परिसंघों, वाणिज्य उद्योग परिसंघों, निर्माता संघों, इन सब के सदस्यों को एकजुट होकर जो कुछ सदस्य जो गलत प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए। उनके खिलाफ उपभोक्ताओं की शिकायतें सुननी चाहिए और गलत जो शर्तें रखते हैं, ये गलत तरीके के जो प्रैक्टिसेस करते हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, अगला है सरकार। तो सरकार द्वारा हितों का संरक्षण। सरकार का क्या रोल होगा? सरकार को चाहिए कि वो पूरे समाज के हित में उपभोक्ता संरक्षण को दायित्व मानकर चले। ये आवश्यक है कि विभिन्न उपभोक्ता संघों के दृष्टिकोण के अनुरूप उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए कानून लागू किए जाएं। सरकार का ये फर्ज है कि वो नए नए कानून बनाए और जो पुराने कानून हैं उनको और सशक्त करे। ठीक है ना, ताकि जो उपभोक्ता हैं वो किसी प्रकार से भी उत्पीड़न का शिकार ना हो। ठीक है ना, सरकार द्वारा केंद्र और राज्य स्तर पर गठित नीति निर्धारक निकायों में उपभोक्ता संघों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। ठीक है ना, सरकार के ने इस दिशा में समय समय पर कई बार कदम उठाए भी हैं। ठीक है ना, सरकार इस प्रयास में लगी रहती है कि वो उपभोक्ताओं के हितों का अधिक से अधिक संरक्षण कर सके। अगला है उपभोक्ताओं को कानूनी संरक्षण। तो ये हम खाली इसके पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? कृषि उत्पाद श्रेणीकरण और विपणन अधिनियम 1937 के बारे में बात करेंगे। औद्योगिक विकास और नियमन कानून के बारे में बात करेंगे जो कि 1951 में आया था। खाद्य पदार्थ मिलावट रोकथाम अधिनियम जो कि 1954 का है, उसके बारे में बात करेंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, इसके बारे में बात करेंगे। माप तौल मानक अधिनियम 1956 के बारे में बात करेंगे। एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम 1969 के बारे में बात करेंगे। कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तु आपूर्ति अधिनियम 1980, इसके बारे में बात करेंगे। और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के बारे में बात करेंगे और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में बात करेंगे। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 है, हम ये पिछले पार्ट में इसको
पढ़ भी चुके हैं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत राज्य फोरम, राज्य उपभोक्ता फोरम, राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम, जिला उपभोक्ता परिषद, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसके बारे में हम एक बार पढ़ेंगे। ये क्या होता है, ये क्वासी जुडिशियल मतलब पूर्णतः न्यायिक ना होके अर्ध न्यायिक संस्थाएं होती हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हमने एक बार बात की थी, फिर हम एक बार इसको देखेंगे अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में, ठीक है। तो तब तक आप हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं 7895860757 और आप लोग हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अपने दोस्तों, अपने ऐसे लोग, ऐसे मित्र जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनके साथ हमारे वीडियो और चैनल को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।